बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आपके नए हफ्ते का और नए दिन का आगाज हो चुका है, चूंकि इस वक्त 9:06 हो चुके हैं। सो वी बिलीव कि आगाज हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो कर लीजिए, अगर नहीं हुआ तो वैसे आप उन लकी लोगों में से भी है जिनके हफ्ते का या दिन का आगाज बहुत लेट होता है। एक वक्त होता था, हमारा भी होता था, लेकिन मैं आपको बताऊं नहीं, फिर जिंदगी में एक्सप्रेसो आ गया। ऐसे नहीं होता। 9 बजे सबका हो जाता है। अच्छा, वैसे नहीं, ऑफिस जाने पड़ता है। कुछ लोगों को नहीं भी जाना पड़ता है। हसन, आप हर किसी को अपनी वर्क फ्रॉम होम कुछ लोग नो वर्क, नो होम, लोग एंजॉय नो होम। अल्लाह रहे। तो खैर, इस उम्मीद के साथ कि दिन आपका शुरू हो गया है। हम आपके लिए बेस्ट विशेस का पैगाम लेकर आए हैं। अल्लाह सुब इन मुस्कुराहटों के साथ, अल्लाह करे आपकी भी मुस्कुराहटें जिंदगी में रहें। और अगर किसी किस्म की कोई परेशानियां है जिंदगी में, कुछ ऐसा है जो नहीं हो रहा या नहीं हो रहा जो होना चाहिए, दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि सुबह हमें हंसी आ रही हो या ना आ रही हो, हमारा हंसने का दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन हम इस बात को मेक श्योर करें कि कुछ प्लेजेंट चेहरों के साथ आए ताकि आपके दिन का आगाज अच्छा। और जो हमारी एक इनर सेटिस्फेक्शन है कि हम भी किसी बात पे खुश हैं, दो कि हम नहीं होते, लेकिन इस मुल्क में अच्छी चीजें खुश होने के मौके बड़े कम है अनफॉर्चुनेटली। जो हम अपने इर्द सूरत हाल देखते हैं, इस वजह से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जो कह रहे हैं परेशानियां हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो मेक श्योर कि आप हंसे मुस्कुराएं और पानी पिए, डिहाइड्रेट ना करें खुद को। गर्मी बहुत ज्यादा है। ये मैंने इस दफा इतवार को सोचा था कि मैं सोमवार को ये बात करूंगा। हम पानी नहीं पी रहे हैं। पानी जब आप नहीं पीते, आपकी स्किन की ड्राइनेस, आपको बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो इंडिकेट करता है कि आपके अंदर डिहाइड्रेशन हो रही है। खैर, इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स अर्मिला हसन के पास हैं। उसमें सबसे अहम बच्चों के हवाले से है। सो अर्मिला, आप ही टेल टू द किड्स। बुरी खबर मैं आपको बच्चों सुनाने वाली हूँ, लेकिन नहीं, वैसे बहुत सारे सुबह आज ट्रैफिक ज्यादा था मामूल के मुताबिक, तो अंदाजा हो गया कि काफी दिन छुट्टी रही। कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी उस वजह से भी स्कूल बंद किए गए थे KPK में और लाहौर के और पंजाब के मुख्तलिफ जगहों पे। सो आज से स्कूल दोबारा से जी स्टार्ट हो रहे हैं। एग्जाम्स कुछ बच्चों के पोस्टपोन हुए थे जिनके बोर्ड के हैं। आइंदा का उनका स्केड्यूल आई गेस 16, 17 और 18 मई का हुआ है। अब आई डोंट नो कि एग्जैक्टली यही डेट्स हैं या क्या है, लेकिन स्टिल जी बोर्ड के एग्जाम्स जिन्होंने शुक्र किया था पोस्टपोन हुए हैं। आपकी शुक्र करने की वो एक दिन की लिमिट खत्म हुई है। अब आपके बोर्ड के एग्जाम्स भी दोबारा होंगे। सो लेट्स होप कि ये छुट्टियां जो आपने एंजॉय किया, आगे समर वेकेशंस भी समर वेकेशंस है। वैसे पाकिस्तान में जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन है तो वेकेशंस आती जाती रहती हैं। आप तो बड़े उस लिहाज से बड़े लकी किड हैं। पाकिस्तान लकी नहीं है। पाकिस्तान में आज फिर जी कुछ गहमा गहमी है, सियासी गहमा गहमी है। 14 मई तो गुजर गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो पंजाब में इलेक्शन था वो नहीं हुआ। आज इस्लामाबाद में एक और बड़ा कड़ाकेदार धूप भी है और बड़ा जबरदस्त दिन भी है। जबरदस्त इन सेंस कि आज फिर एक एहतजाज है। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में आम समात आज होगी। इस पर क्या होगा ये तो समात होने के बाद ही सामने आएगा कि सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को कोई सरप्राइज तो नहीं देगी। एक्सपेक्टेड है वैसे अर्मिला हसन, सरप्राइज मिल सकता है। वैसे सरप्राइज नहीं, हुकूमत को पता है कि क्या हो सकता है। दूसरी जानिब जो PDM जमातें हैं उनके आज सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने के हवाले से भी बात करेंगे, चूंकि वफाकी वजीर खजाना इसाक डार और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PDM के जो सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान उनसे मुलाकात की। वफाकी वज़रा ने मौलाना से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज न करने की अपील की, चूंकि दफ़ा 144 नाफिज है इस्लामाबाद में। इस पर मौलाना ने कहा कि अब तो हम ऐलान कर चुके हैं, अब फैसला अवाम की अदालत में होगा। साथ उन्होंने कहा जी मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो चुके हैं, मगर जनाब 9 मई को जो इमरान खान की गिरफ्तारी है उसके बाद जो सूरत हाल बनी, इस हवाले से हुकूमत खासी मुतहरिक है और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने में बहुत सरगर्म है। गुज़िश्ता रोज निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जिन्ना हाउस पर हमला करने वाले सियासी कारकुन नहीं, दहशतगर्द हैं। मियाँ वाली बेस पर हमलावर वहां पे मौजूद तैयारों को जलाना चाहते थे। 9 मई को पूरे पंजाब में 108 गाड़ियां जलाई गई, जिनमें रेस्क्यू 1122 की जो 8 पुलिस की गाड़ियां भी शामिल हैं। जिन्ना हाउस समेत 23 इमारतें जलाई गई और 400 अफराद से ज्यादा जख्मी जो अफराद उन्होंने हमला किया। उनमें से एक शख्स को उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तार करेंगे और तकरीबन उन्होंने कहा कि 3,500 अफराद मुलव्विस थे सारी सूरत हाल में। और दहशतगर्दी के वाकयात पर हर पाकिस्तानी को तशवीश भी है। इसी तरह अदलिया को भी होगी। उम्मीद है कि केसेस अदालतों में जाएंगे तो इंसाफ पर मबनी फैसले आएंगे। जबकि तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक सरकारी और निजी इमलाक में तोड़ फोड़, जलाओ घेराव में मुलव्विस अफराद या जो गिरफ्तार शरपसंद है
उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है वो जारी। अब तक 3185 के करीब मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, वो भी वाजे कर चुके हैं कि हम अमन और इस्तेहकाम की जो कोशिश है इसको जारी रखेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा जी इस अमल को सबटाश करने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है। मुसल्लह अफवाज अपनी तनसीबात के तकद्दुस और सलामती को पामाल करने या तोड़ फोड़ की मजीद किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगी। आर्मी चीफ ने कहा कि 9 मई को जो तोड़ फोड़ के वाकयात हुए, इसके तमाम मनसूबा साजों, मुश्तइल अफराद, इनको उकसाने वालों और उन पर अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दुश्मन अनासिर की जानिब से अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान जो गलत फहमियां पैदा करने की कोशिश है, इसे नाकाम बनाया जाएगा। क्या सूरत हाल बनती है? जी सीनियर साफी और तजिएकार इमरान मीर साहब हमें ज्वाइन करें, उनसे जरा राय लेते हैं कि वो इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। उससे पहले हम अपने नुमाइंदे से भी बात कर लेते हैं। रिजवान गुलजई हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं। रिजवान, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम जरा आज की सूरत हाल के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे, क्या आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं? और जो आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी, सॉरी, और साथ साथ आज एहतजाज भी होने जा रहा है इस्लामाबाद में, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? शुक्रिया। मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हूं और ऑब्वियसली आज एक इम्पॉर्टेंट दिन है। पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज करना है। चीफ जस्टिस का मुतालबा लेकर मुल्क भर से पीडीएम के जो कारकुनान हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। 10 बजे का टाइम वैसे दिया गया था, लेकिन कुछ कारकुनान इस वक्त बी चौक पर पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर अभी कोई कारकुन नहीं पहुंच सका है। रेड जोन की तरफ आने वाले जो 2 रास्ते हैं, एक सरीना चौक है और एक मार्गला रोड है, वो दोनों रास्ते खुले हैं और उसके ऊपर जो लोग हैं उनको आने की इजाज़त दी जा रही है। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन उसके बावजूद जो काफिले आ रहे हैं उनको नहीं आ रहा। और जो सियासी कारकुन हैं मुख्तलिफ पीडीएम जमातों से जिनका ताल्लुक है, ख़ास तौर पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो JUI के कारकुनान हैं और वो बिला किसी रुकावट के यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो टाइम दिया गया है उसके मुताबिक तो नहीं शुरू होना, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 2 बजे जो है वो यहाँ पे कायदीन आएंगे और यही सुप्रीम कोर्ट के सामने ये धरना होगा। हुकूमत के जो वज़रा हैं उन्होंने पूरी कोशिश की कि मौलाना फजल रहमान को इस बात के ऊपर आमादा किया जाए कि ये एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के बजाय डी चौक के ऊपर करें, लेकिन मौलाना फजल रहमान इस पर कायल नहीं हो सके और वो इस बात पर बज़िद हैं कि धरना जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही होगा। तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं यहाँ पर। इस्लामाबाद पुलिस, इसके अलावा FC और रेंजर्स के दस्ते तैनात हैं और JUI ने जो दरख्वास्त दी है उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पुरअमन मुजाहरा करेंगे और ना ही कोई कारकुन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा और ना ही कोई जजेस कॉलोनी की तरफ जाएगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये मुजाहरा है और ये मुजाहरा धरने में भी तब्दील हो सकता है। और कुछ PDM के रहनुमाओं का ये भी कहना है कि चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक ये धरना जारी रहेगा। इसमें इस्लामाबाद इंतजामिया की तरफ से अभी तक कोई तहरीरी तौर पर दरख्वास्त नहीं दी गई, लेकिन जो दरख्वास्त जो दी गई थी इस्लामाबाद इंतजामिया को उसके ऊपर उन्होंने गौर किया है और जो PDM के रहनुमा हैं उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं कि क्या क्या शराइत है हो सकती हैं यहाँ पर धरना या जलसा करने की। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट है सुप्रीम कोर्ट के सामने से कि यहाँ पे अभी तक कोई कारकुन पहुंचा नहीं है। ये जो स्टेज लगाना या कुर्सियां लगाने का कोई इंतजाम भी यहाँ पर नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें 2 बजे के बाद शुरू होंगी। अच्छा रिजवान, आप जैसा कि कह रहे हैं कि यहाँ पे चीफ जस्टिस के इस्तीफे का मुतालबा भी किया जा सकता है। दूसरी इस्लामाबाद में तो दफ़ा 144 नाफिज है और 3 MPO के तहत बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अरेस्ट भी किया गया था जब वो एहतजाज कर रहे थे या एहतजाज नहीं भी कर रहे थे, वो बाहर थे, तो बहुत से लोगों को यहाँ पे अरेस्ट किया गया, मुख्तलिफ थानों के अंदर रखा गया। तो क्या यही रवैया जो इंतजामिया है वो PDM के साथ रखेगी, या चूंकि यहाँ पे हुकूमत PDM की अपनी है तो उनके लिए कानून मुख्तलिफ होगा और PTI के लिए मुख्तलिफ था? देखिए, दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद यहाँ पे सियासी कारकुनान इस्लामाबाद के जो रेड जोन का इलाका है वहाँ पे मौजूद हैं। डी चौक के ऊपर भी कारकुनान मौजूद हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ जो जगह हैं वहाँ पे ये कारकुनान
मौजूद हैं और दफे 144 के नफाज का मतलब ये कि 4 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन हमने ये देखा है कि अभी तक पुलिस की तरफ से दफे 144 की खिलाफ वर्जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जैसे आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है कि पीडीएम की अपनी हुकूमत है तो उनको इसमें फैसिलिटेशन मिल रही है कि आमतौर पर जो दाखिली रास्ते हैं रेड जोन के, जिसमें सरीना चौक और मार्गला रोड है, वहां पर गाड़ियों की चेकिंग के बाद किसी को आने की इजाजत होती है। लेकिन अभी जब हम वहां से आ रहे थे तो कोई ज्यादा सख्ती नहीं थी। अच्छा, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। ठीक हो गया रिजवान, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मैं ऑन एंड ऑफ आपसे डिस्कशन करते रहेंगे, आपसे पूछते भी रहेंगे क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। इमरान मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब शुक्रिया, आई होप इट्स अ प्लेजेंट मॉर्निंग फॉर यू। जो सूरत हाल है अभी, जिस तरह से इमरान का पहला सवाल ही ये था और यही सवाल अगर हम आपसे भी करें कि जब पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा या कारकुनान बाहर निकले थे, दफ़ा 144 था और उस वक्त वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस भी थी, गिरफ्तारियां भी हुई। इनफैक्ट जो लोग मुलव्विस थे इन एहतजाज के अंदर, शामिल थे इन एहतजाज के अंदर, उनको भी गिरफ्तार किया गया और जो शामिल नहीं भी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो क्या अब पीडीएम जब अपना खुद का एहतजाज करने जा रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर रेड जोन के अंदर, तो क्या अब मामलात मुख्तलिफ होंगे? क्या वो इस बात का लेवरेज लेंगे कि वो खुद हुकूमत में है और अब पहले वो अपोजिशन के खिलाफ इस तरह की पकड़ धकड़ कर रहे थे? अच्छा देखिए, पहले तो हम थोड़ा सा चीजों को वाज़ेह करें कि होता क्या है। स्टेट के पिलर्स कौन से हैं? स्टेट के पिलर्स हैं पार्लियामेंट यानी मुकन्नना, इंतजामिया और अदलिया। अब यहाँ पे जो सूरत हाल क्या है, आप पीडीएम बार बार कह रही है, मैं इसको और तरह से कहूंगा। मैं कहूंगा कि स्टेट के 2 पिलर्स, पार्लियामेंट भी इसमें शामिल है और इंतजामिया भी जाहिर है उसमें शामिल है। इंतजामिया उन्हीं के अंडर है, गवर्नमेंट के अंदर है। यानी गवर्नमेंट अपने एक स्टेट पिलर के खिलाफ ही एहतजाज करने जा रही है। ये सूरत हाल फर्क है। देखिए, एक ऑपोजिशन गवर्नमेंट के खिलाफ किसी और के खिलाफ एहतजाज करे, ये मुख्तलिफ सूरत हाल होती है। यहाँ ये हम सूरत हाल पहली दफा देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ही अपने एक स्टेट पिलर के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है। अच्छा, दूसरा फिर मुझे ये एक रवैया नहीं समझ आया, अभी आपने बात की गवर्नमेंट भी जो वज़रा हैं ऊपर वज़ीर से लेके नीचे तक, ये सारे गुम का शिकार है। ये अदलिया के खिलाफ जारहाना जाना भी चाहते हैं, बीच में से डरते भी हैं। ठीक है ना, मतलब अब ये चीजें कोई छुपी तो रह नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट के बाहर या कहीं भी आप जब एहतजाज कर रहे हैं तो जाहिर है उस हुकूमती पार्टी या हुकूमती इत्तेहाद का मौक़िफ़ ये है कि चूंकि अदलिया अब गैर जानबदार नहीं रही, जानबदारी का मुजाहरा कर रही है, तो वो उसके खिलाफ मुजाहरा कर, लेकिन साथ में डरते भी है कि यार हमारा नाम ना आ जाए, बीच में हमें कुछ ना कहा जाए। अब वो अपने ही पीडीएम के सरबराह को मनाने जा रहे हैं कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर ना आए। मतलब ये तो जीरो गरीब तमाशा है, इससे तो बंद होना चाहिए। हालात पर खोल के आए, खोल के लड़े, कहें कि जनाब हम नहीं मानते अपने स्टेट के एक पिलर को। ये अजीब सी मुझे नहीं समझ आती कि इस तरह की पॉलिसी। और मैं जाती साहब देखें, इमरान खान साहब क्यों इनके ऊपर ये हर चीज पे जिसे कहते हैं ना कि वो सर चढ़ के इनके बोल रहे हैं, वो क्यों? इसलिए कि ये गुमगू का शिकार है। उनके यहाँ मैं देखता हूं कि अब आहिस्ता आहिस्ता वो क्लियर है इसके ऊपर। अब तो उसमें बड़ी सूरत हाल वाज़ेह है। खान साहब के अब ज़हन में कोई इमाम नहीं है। उन्होंने तो देखे ना स्टेट के जो इंतजामिया में जब हम बात करते हैं तो उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी भी आती है और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी आती है। वो तो क्लियर कट अपनी मतलब फौज को टेक ऑन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मेरा मसला सिपा सलार के साथ। पहले तो जब भी कोई धरना या जलसा फैजाबाद से उस तरफ जाना, आप समेत हम समेत सभी लोग क्या सराइयों में पड़ जाते थे, कौन लेके आ रहा है, कौन लेके जाएगा। लास्ट टाइम जब मौलाना साहब आए थे इमरान खान साहब का दौर था और सर्दियों के दिन थे, आपको याद होगा, जब इमरान खान साहब ने खुद सीडीओ को हिदायत की थी कि इनको कंबल और टेंट्स दिए जाएं, बड़ी सर्दी थी। उस टाइम मौलाना साहब जब अचानक चले गए थे तो उसमें बड़े सवाल पैदा हुए थे कि ये तो रहने के लिए आए थे, कैसे चले गए। अब तो पहले इमरान खान साहब होके गए हैं और अब पीडीएम आ रही है, तो ये सवाल तो खत्म ही हो गया कि कौन लेके आ रहा है। अब सवाल ये कि कौन लेके जाएगा वापस अगर मौलाना साहब यहाँ पे आते हैं। आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है इसको लेकर? देखें, जो लेके आए हैं आज भी वही लेके जाएंगे। मसला यह कि आज किसी को इबाम है कि आज इनको कौन लेके आ रहा है। देखें, किसी को इबाम नहीं होना चाहिए। मुझे भी आपको चीजें देखे खुल गई है बहुत। अब ये 70-80 वाली दिहाई नहीं रही। इंफॉर्मेशन का दौर है। मैं भी, आप भी, आम आदमी भी, मतलब मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पे जब ये बैठते हैं तजिया करने भी कोशिश करते हैं अपनी पूरी दयानतदारी से, ठीक नीयत के साथ, जो समझ में आती है वो बताने की कोशिश करें। लेकिन क्या आप नहीं समझते, सोशल मीडिया पे जब आप लोग भी जाते हैं, यंग हैं आप लोग, कि
आम आदमी ऐसे लगता है कि हमसे ज्यादा चीजों से वाकिफ है। हाँ ठीक है, बहुत सारी चीजों में वो प्रोपेगेंडे का शिकार होता है, वो उसके पहलुओं को नहीं समझ पाता। चले हम थोड़ा सा दावा ये करते हैं कि हम बहुत सारी चीजों को करीब से देख रहे होते हैं, तो इसलिए हम उसके पहलुओं को भी जानते हैं कि यार इसके पीछे क्या हुआ क्या नहीं है। लेकिन आम आदमी इंफॉर्मेशन तो छुपी नहीं रहेगी। इंटरनेट बंद हुआ, अभी भी वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, तो चीजें तो उनके जो सामने आ रही हैं तो वो तो अच्छी नहीं है जो पिक्चर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल, आज सारे जो अखबार के सारे वर्क हैं, मैं अभी मेरे सामने भी एक्सप्रेस रोजनामा पड़ा हुआ है और सभी अखबार उस पे उन लोगों की तस्वीर शाये की गई हैं जिनको गिरफ्तार किया है इंतजामिया ने, जो फसादात हुए 9 मई को और बड़ा इमलाक का नुकसान हुआ। इमरान खान साहब ने तो इज़हार लाताल्लुक ही कर दिया उन सभी लोगों से। उन्होंने कहा जी अगर ये जिन्होंने जलाए हैं जलाओ, वो हमारे कारकुन ही नहीं है, मेरा ये फलसफा ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर वो तहरीक इंसाफ के कारकुन थे भी तो इमरान खान बरमला डिसोन कर गए हैं तमाम उन लोगों को जिन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए हुकूमत के मुताबिक इमलाक को जलाया और अपनी जानों तक की कुर्बानियां दी। तहरीक इंसाफ के मुताबिक तो 40 लोग हैं। तो इस डिसओन करने के बाद अब इन लोगों का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? क्योंकि ये तो फ्रंट लाइन फाइटर होंगे ना, अगर तहरीक इंसाफ के अगर थे, जिसको इमरान खान कह रहे हैं कि वो नहीं थे, तो इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं अब आप? देखिए यहाँ भी बड़ा अलमिया है, जैसे हम गवर्नमेंट में कह रहे थे ना कि ये चीजें, यहाँ भी एक तरफ अलमिया ये है कि इसमें कोई बहाम नहीं है, मुझे तो नहीं है कम से कम, कि खान साहब जिस तरह की तकरीर करते हैं, जाहिर है नौजवान उनके साथ हैं, एक तबका नौजवानों का उनके साथ है बहुत बड़ा, तो वो उनको एड्रेस करते हैं तो लोग, वो जो नौजवान हैं जो जिसकी उम्र है 20 साल 18 साल 22 साल 24 साल, वो इतनी गहराई में जाके उसका एनालिसिस नहीं कर पाता। हम बहुत सारी चीजें ऐसी भी देखते हैं कि जहां पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों से जाके ये सवाल किया कि आप मतलब क्यों भाई आप फौज के खिलाफ क्यों हैं, तो वो कहते हैं हमने वीलॉग देखे थे, हमने फलां चीज देखी थी, हमने ये देखा था। यानी वो इतनी गहराई में जाके उनका इदराक नहीं है उसको कुछ। हाँ, अमूमी तौर पे चूंकि एक फिजा बनाई जाती है तो उसके तहत होता है। अच्छा, अब ये जो कुछ हुआ लेकिन इसको तो कोई भी शख्स एंडोर्स कर ही नहीं सकता ना। बिल्कुल, आखिर में वक्त कम है तो मैं चाहूंगा जरा आप इसको सम अप कर दें। आपने एक तो मरियम औरंगजेब को भी सुना कहते हुए हुकूमत का क्या स्टैंड है और आज जो सूरत हाल बन रही है, ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आपकी मामला, अब किस जानिब जाता नजर आता है आपको? मेरे ख्याल है जो 10 मिनट पहले मैं बात कर रहा था उसी का जिक्र उन्होंने कर दिया, उसी तरह से दोहराया कि जी पार्लियामेंट है, अदलिया इंतजामिया है और अदलिया है, और वो उन्होंने कहा जी एक पिलर जो है स्टेट का इस तरह से कर रहा है, दूसरा बहरहाल वो अपना उनका मौकफ है, लेकिन वो बात बुनियादी तौर पे कहने का मकसद है कि वही बात कर रही है जो मैं कर रहा था कि ये पहली दफा हो रहा है कि एक पिलर ऑफ द स्टेट जो है दूसरे पिलर ऑफ द स्टेट के खिलाफ खुद ही गवर्नमेंट में ये करने जा रहा है। बहरहाल ये देखिए, ये सारी बातें अब जैसे अभी हमने लास्ट में देखा, उन्होंने जो सवाल उठाया जो होस्ट ने वहां से, वो कह रहे हैं कि भाई असल मुद्दा ये है कि भाई आप इलेक्शन से क्यों आगे पीछे हो रहे हैं। देखिए हर बंदा, मैं भी हूँगा ठीक है, मैं बहुत सारी चीजों से इत्तेफाक करूंगा, इख्तलाफ करूंगा, हम हर सियासी जमात की बहुत सारी तर्ज सियासत से इत्तेफाक भी बाज़ औक़ात करते हैं, चीजों से बाज़ औक़ात इख्तलाफ भी करते हैं। लेकिन देखिए ये चीज ऐसी है कि जिसमें से कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी एनालिस्ट ये नहीं कह सकेगा कभी इलेक्शन से फरार का कोई बहाना या राह होनी चाहिए आपके पास, ना ही कोई आइन इसका जवाब देता है। तो ये ऐसी चीज है और ये पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ है खान साहब के पास, और ये पॉइंट ऑफ वीकनेस है गवर्नमेंट के पास कि वो इस चीज से, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मैं राना सनाउल्लाह साहब का कल वो देख रहा था, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जी हम वोट की ताकत से इस फितने को, फसाद को माइनस करेंगे। सही वोट की ताकत देना लोगों को, वोट की ताकत देंगे तो जाना नहीं चाह रहे। ठीक है, ठीक है, वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में डिटेल्स फिर बात होगी। सीनियर साफी इमरान मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने क्विक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ जाता है हमारे सेगमेंट एक्सप्रेसो किताब का, और आज भी हम दोस्तों विस्की के नॉवेल क्राइम एंड पनिशमेंट के बारे में बात करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवेल्स। आज उसके किस हिस्से पे डिबेट हो रही है इसी के बारे में वकार अहमद मलिक बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। एक्सप्रेसो किताब में हमने एक सिलसिला ये शुरू किया है कि वो किताबें जो बहुत बड़ी किताबें हैं
और उनके आइडियाज़ जो हैं उन्होंने दुनिया बदली है, इंसानों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज हुए हैं। आपको मालूम है कि हमको मिसाली ज़िंदगी बसर नहीं कर रहे, और नाजरीन जो है उनमें से अक्सरियत इस बात से बखूबी तौर पर इत्तफाक करेगी कि हम मिसाली ज़िंदगी से बहुत दूरी पर खड़े हुए हैं। और ये जो दूरी है, ये जो बड़े राइटर्स हैं, इनके जो आइडियाज़ हैं, इनसे वो कम हो सकती है। हम मिसाली ज़िंदगी ना भी गुजार सके तो मिसाली ज़िंदगी के कुर्ब में तो कम से कम हमें मकाम मिलना चाहिए और उस मकाम तक हमें पहुंचना चाहिए। इस हवाले से जो बड़े आइडियाज़ हैं उन पर बात हो रही है, और बड़े आइडियाज़ जो हैं वो बड़ी किताबों से बरामद होते हैं। और एक बड़ी किताब क्राइम एंड पनिशमेंट है, जो कि 1866 में लिखी गई, दोस्तोयेव्स्की की बहुत ही कमाल नावल। और इसमें से साइकोलॉजी का इल्म जो है वो काफ़ी हद तक उसका भी माखज़ इसको कह सकते हैं। 1866 में उस वक्त साइकोलॉजी जो है वो बतौर इल्म अभी तक इस्टेब्लिश उस तरह नहीं हुआ था, लेकिन बहुत सारे जब आप क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ रहे होते हैं तो एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट जो है उसको बखूबी अंदाजा हो जाता है कि कौन सा जो लॉ है या कौन सा जो थ्योरी है वो अच्छा ये यहाँ से है और कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ से लिया गया है। तो वो बाद के आने वाले बहुत सारे लोगों ने दोस्तोयेव्स्की से बहुत कुछ लिया, बुनियादी तौर पे इंसानियत ने बहुत कुछ लिया। क्राइम एंड पनिशमेंट के जो सबक है उस हवाले से जो पहला सबक हमने आपसे शेयर किया था वो था एक्सेसिव सेल्फ प्राइड जो है ये आपको आइसोलेशन की तरफ ले जाती है। और ये जो एक्सेसिव सेल्फ प्राइड है, ये अपनी ज़ात पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, ये उस हवाले से है रैशनैलिटी के हवाले से और नॉलेज के हवाले से, कि अगर आप नॉलेज के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं तो आप ना सिर्फ आइसोलेट हो जाते हैं बल्कि दुख और तकलीफ दी ज़िंदगी आपकी मुंतज़िर होती है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो रैशनैलिटी है, जो अक्ल है, ये वाहिद पैमाना कतन नहीं है किसी शख्सियत की वर्थ को जानने का, उसकी अहलियत को जानने का, उसकी सलाहियत को जानने का। सो आज जो क्राइम एंड पनिशमेंट का सबक है उस पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि बी बेटर फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर अदर पीपल। अच्छा, ये अमूमी तौर पे ये जो फिक्रा है इसको आप बहुत हद तक ले लेंगे कि एक बड़ी सेल्फिश किस्म की अप्रोच है, जो कि सेल्फिश अप्रोच नहीं है, ये बड़ी टेक्निकल और साइंटिफिक किस्म की अप्रोच है, बड़ी ऑब्जेक्टिव इसकी इस पर बात हो सकती है। और इस सेगमेंट के आखिर तक आप मानेंगे कि दोस्तोयेव्स्की जो है वो क्यों ये बात कर रहे हैं और क्यों ये बात दुरुस्त है। क्राइम एंड पनिशमेंट का जो करैक्टर है रास्कोलनिकोव, वो इल्म हासिल करना चाहता है, वो ग्रेट पर्सन बनना चाहता है, वो एक अजीम शख्स बनना चाहता है। और इसके हवाले से वो जिस तरह एक नावल में है कि वेस्टर्न फ़िलासफ़ी से उस वक्त मुतासिर है और उस वक्त रशिया में वेस्टर्न फ़िलासफ़ी ताज़ा आ रही थी। सो उस हवाले से वो मुतासिर था, यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहा था, आला तालीम हासिल करना चाह रहा था और वो तमाम चीज़ें करना चाह रहा था जो किसी शख्स को अजीम बनाती हैं। सो वो क्यों अजीम शख्स बनना चाहता था, ये सवाल इसी नावल में हमें इसका जवाब मिलता है कि वो अजीम शख्स इसलिए बनना चाहता था क्योंकि अजीम लोगों की लोग तारीफ़ करते हैं, अजीम लोगों की लोग प्रस्तिश करते हैं, अजीम लोगों की लोग जो हैं अमूमी तौर पे उनके बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं, बल्कि उनको फॉलो करते हैं। तो ये जो अप्रोच है कि लोग अजीम लोगों की क्यों की तारीफ़ करते हैं और उनकी प्रस्तिश करते हैं, तो मैं इसलिए अजीम बनना चाहता हूँ और इस हवाले से मैं नॉलेज हासिल करना चाहता हूँ या किसी भी फील्ड में जाना चाहता हूँ। इस अप्रोच को बहुत मटीरियलिस्टिक अप्रोच समझते हैं दोस्तोयेव्स्की जो है क्राइम एंड पनिशमेंट में, और वो ये समझते हैं कि ये अप्रोच जो है ये दुरुस्त नहीं है। जो इल्म की तरफ आपका जाना है वो सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए, वो आपके अंदर होना चाहिए, वो आपके अंदर अंदरूनी तौर पे अगर आपके अंदर एक आवाज़ है तो फिर आपको जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो आपको हैप्पीनेस दे सकता है, फिर आपको ज़िंदगी की दरियाफ्त का जो सफ़र है ये बिल्कुल करना चाहिए और ये जो दरियाफ्त का सफ़र है ये आपको खुशी देगा। दूसरी वाली अप्रोच कि आपको ज़िंदगी की जो दरियाफ्त का सफ़र है वो आप इस बुनियाद पर कर रहे हैं या नॉलेज सीकिंग इल्म इस बुनियाद पर आप हासिल कर रहे हैं क्योंकि लोग इस चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं और लोग तारीफ़ करते हैं, तो ये आपको कभी हैप्पीनेस नहीं दे सकती, ये आपको खुशी कभी नहीं दे सकता। तो अगर हम बात करें नीत्शे की, और नीत्शे का जो ओबन नीत्शे सुपरमैन का जो कॉन्सेप्ट है वो सुपरमैन का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली दोस्तोयेव्स्की से लिया गया है। और दोस्तोयेव्स्की बुनियादी तौर पे क्योंकि इस आइडिया के हामी थे कि सेल्फ ग्रोथ जो है वो आपकी इंट्रिंसिक या आपके अंदरूनी तौर पे अगर कोई आवाज़ है तो इस तरह होनी चाहिए। और जो नीत्शे का जो कॉन्सेप्ट है कि जो आपकी कन्वेंशनल क्रिश्चियन मोरालिटी है उससे अबव हो के एक नई दरियाफ्त का सफ़र और वैल्यूज़ का सफ़र, और वो अगर आप इम्पोज कर लेते हैं अपने करैक्टर पे तो आप एक सुपरमैन कहला सकते हैं, और जिसमें आप एक फ्री विल का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो अगेन क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था नीत्शे का, बट नीत्शे का ये जो कॉन्सेप्ट है ये बुनियादी तौर पे क्राइम एंड पनिशमेंट और अमूमी तौर पे आप कह सकते हैं कि दीगर नावलों से और दीगर फिलासफी से दोस्तोयेव्स्की की जो फिलासफी है उससे लिया गया। सो अब एक इससे इतना बड़ा सबक हमें हासिल होता है क्योंकि हमें पता चलता है कि दोस्तोयेव्स्की ये कहना चाह रहे हैं कि जो परसूट ऑफ नॉलेज है ये बहुत पर्सनल चीज़ है, ये बहुत ज़ाती चीज़ है। जब हम अमूमी तौर पे माशरे में देखते हैं तो हमें ये बिल्कुल भी ज़ाती नहीं लगती, हमें लगता है कि जैसे एक जबर है।
तमाम लोग इसलिए तालीम हासिल कर रहे हैं क्योंकि तालीम हासिल करने वालों को नौकरी अच्छी मिल जाती है। तमाम लोग इसलिए तालीम हासिल कर रहे हैं क्योंकि किसी के पास अगर कोई 4 चीज़ें उसको इजाफी मालूम है तो लोग उससे मुतासिर होते हैं। ये जो मुहर्रिकात हैं, दोस्तोवस्की ये कहते हैं कि कभी भी खुशी का बायस नहीं बन सके, तो ना ही आपको खुशी दे सकते हैं, बल्कि ये उसके अपोजिट काम करेंगे। और ये जो चीज़ है कि ये आपके बेसिकली जब तक अंदर नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसका फ़ायदा क्यों नहीं है, उसकी एक टेक्निकल वजह दोस्तों इसकी ये समझते हैं कि अगर आपकी ये अंदरूनी आवाज़ है, और दूसरा ये हो सकता है कि ये बैरूनी जबर हो, यानी बाहर की तरफ आप देख रहे हैं, बाहर माशरा जो आपसे डिमांड कर रहा है, एक अच्छे इंसान, एक काबिल इंसान या एक काबिल इज़्ज़त इंसान के हवाले से जो पैमाना माशरे ने अखज़ किया हुआ है, आप एग्जैक्टली उस पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके बाहर की आवाज़ है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की या उस कल्चर की आवाज़ है जिसमें आप रह रहे हैं। दूसरा कि आपके अंदर की आवाज़ है, वो ये समझते हैं कि अगर तो ये बैरूनी आवाज़ है तो फिर आप अपने आप को लिमिटेड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी विल तो उसमें शामिल नहीं है, इसमें तो दूसरों की विल एक्सरसाइज हो रही है, ये दूसरों की ख्वाहिश है, दूसरों की मंशा है, जिसकी बुनियाद पे आप काम कर रहे हैं, तो वो आप अपने आप को बहुत लिमिटेड कर लेते हैं। तो जो दूसरा है उसका स्कोप अगर देखा जाए तो वो आप समझेंगे उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। सो दैट के नतीजे इसको सुपरमैन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बुनियादी तरीन नुकता है वो ये है कि अगर आप दूसरों की विल पे वो तमाम काम करेंगे तो उसमें ये होगा कि आप अपनी फ्रीडम, जितनी आप दूसरों की विल पे काम कर रहे हैं, जितना दूसरों की मर्जी पे अपनी जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं, चाहे वो इल्म हासिल करना है या जो भी है, तो जितना आप कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी में कर रहे हैं, उसी क्वांटिटी में आप फ्रीडम जो है उसको कंप्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी फ्रीडम को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। वो फ्रीडम जो आपको अदरवाइज हासिल होनी थी अब हासिल नहीं है। अब मेरे ऊपर जबर है, मुझे पता है कि अगर मैंने जबर की वजह से PhD कर रहा हूं तो वो अपने आप को मैंने महदूद कर लिया। अब मैंने बाकायदा कंप्रोमाइज किया है अपनी फ्रीडम, और अगर मैं फ्रीडम से करता, जिसका बेसिकली वो सुपरमैन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं फ्रीडम से वो करता तो फिर इंसान एक लिमिटलेस हो जाता है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं रहती और वो कमाल कारनामे सर अंजाम दे सकता है। सो 4 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही बुनियादी हैं जो कि क्राइम एंड पनिशमेंट में दोस्तोवस्की हमें बता रहे हैं कि सोशल स्टेटस या स्टेटस, नो, इसी तरह जो फ्लैटरी है या जो खुशामद होती है, नेवर उसकी तरफ ना जाएं, प्लेजर की तरफ उस तरीके से गुलाम बन के ना जाएं, और प्राइड यानी एक्सेसिव सेल्फ प्राइड की तरफ उस तरह ना जाएं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको आइसोलेट कर सकती है, तन्हा कर सकती है। सो जिंदगी के लिए मानवियत ज़रूरी है, जिंदगी के लिए मकसदियत ज़रूरी है, और ये मानवियत और मकसदियत यकीनन गोल सेट करके आती है। वो जो गोल सेट करना है वो आपके अंदर की आवाज़ पे होना चाहिए, ना कि बैरूनी माहौल या आपको बाहर देख के जो कुछ आप पे वो जो जबर की सूरत में अंदर आता है उस सूरत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल 180 पे खड़ा हुआ। तो अब अगर हम बात करें कि जहां से हमने ये सेगमेंट स्टार्ट किया था, मैंने आपको कहा था कि शुरू में आपको लगा होगा कि ये जो अप्रोच है ये बहुत सेल्फिश है, लेकिन ये सेल्फिश अप्रोच नहीं है। ये बुनियादी तौर पर इंसान जो है वो अगर इस अप्रोच के साथ नहीं आएगा तो आप सोच सकते हैं कि एक इंसान या एक बच्चा जो पैदा होता है जिस माहौल के अंदर, तो हमारे आमूमी तौर पे आप किसी का भी नफ्सियाती मुताला कर लें, 90% से ज़्यादा बैरूनी जबर होता है, और उसके अंदर की जो जितनी सलाहियतें होती हैं जो वदियत की हैं उसको नेचर ने, वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके अंदर का सुपरमैन जो है वो बाहर नहीं आ पाता। एक्सप्रेसो किताब में इस तरह के आइडियाज़ पे बात होती रहेगी। हमारा क्राइम एंड पनिशमेंट पे दूसरा लेसन था। क्राइम एंड पनिशमेंट आपने ये नावल ज़रूर पढ़ना है, और इसमें से जो नताइज हैं वो अपने तौर पे भी अखज़ करने हैं, और इसके हवाले से आप YouTube से रहनुमाई ले सकते हैं। जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर हैं, जॉर्डन पीटरसन हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पे डिबेट या उस पर बहस कर रखी है, और उनकी वो जो बहस है, उनकी वो जो समरी एनालिसिस हैं, वो तमाम चीज़ें भी आप सुने तो आपको एग्जैक्टली आइडिया होगा कि दोस्तोवस्की हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। और मिसाली ज़िंदगी और ये जो इस वक्त हमारी ज़िंदगी है मिजरी की, इसके दरमियान ये जितना फासला है इसको कम करने के लिए दोस्तोवस्की हमारा किस तरह साथ दे सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब बात करते हैं अदाकारा बुशरा अंसारी साहिबा की। प्रोग्राम के आगाज में भी हमने कुछ जिक्र किया था, उन्होंने जिंदगी की 67 बहारें देख ली हैं। आज उनकी सालगिरह है। 15 मई 1956 को कराची में पैदा हुई और एक बेहतरीन अदाकारा के तौर पर हर जहद के अंदर अपने आप को मनवाया और अब भी अपने करियर को कामयाबी से जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमने कहा बुशरा आपा की आज सालगिरह है तो हम उनको लाइव विश करते हैं। थैंक यू वेरी मच बुशरा आपा, अ वेरी गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो आपको एक्सप्रेसो और एक्सप्रेस न्यूज की तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। कैसा लग रहा है? माशाल्लाह, यू आर यंग बाय हार्ट लेकिन स्टिल एज का Young by looks also. यस एब्सोल्युटली। सो आज आपकी सालगिरह है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आपने सारा नंबर ही बता दिया, मेरी सारा कॉन्टेक्ट बता दिया। अच्छा, वैसे आई वाज अबाउट टू आस्क कि ये बताएंगे ना बताएं? but for the people like you, trust me, age is just a number. नहीं, मुझे वैसे आई पर्सनली डोंट माइंड एनीथिंग, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है और मैं फिर किसी से कहती हूँ कि भाई हाँ फोन, मैं जरा एक्सप्रेस टीवी पे 2 मिनट बात कर लूँ। और मैं वो अब देखिए, मैं गुजर रही हूँ एयरपोर्ट से, तो स्क्रीनिंग में वो कह रही है आप अपना फोन रख दीजिए। तो कहने की बात ये है कि मुझे बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता अपनी एज के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह एट दिस एज मेरी तरह कोई चल भाग के दिखाए तो मैं मानूंगी। मैं वही कह रहा हूँ, हमें नुस्खा बताइए इस एज में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दिखने का, ऐसा बोलने का और इतना एक्टिवली अब भी परफॉर्म करने का। आई मीन दैट्स अमेजिंग। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस अल्लाह का करम है और सारी बातें बेकार हैं, सिर्फ अल्लाह मियां की मेहरबानी होती है। और कोशिश होती है कि आप एक्टिव रहें और आप अपने काम को खुशी खुशी करें। और बाकी फिर वही बात कि कोई चीज काम नहीं आती, कोई रेमेडी नहीं, इट्स जस्ट गॉड। अब बुशरा आपा, वैसे इतना मुश्किल है हमारा आजकल का दौर। आपने तो माशाल्लाह इतना एक फेज देखा है जब ये सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था और अब सोशल मीडिया है भी। मेरे ख्याल से बहुत सारा एक इम्पॉर्टेंट रोल जो ना सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगियों में डाला है। पॉजिटिविटी की कमी रहती है और ऐसे में खुद को पॉजिटिव रखना भी एक आर्ट है। तो मेरे ख्याल से माशाल्लाह ये आर्ट आपके पास मौजूद है। कोई नौजवानों को कोई टिप दें कि ये आर्ट कैसे है, पॉजिटिव कैसे रखना है खुद को? बस देखिए, ये हमारी जिंदगी में तो ये नया आया है ये खेल और हमें इसको खेलना भी नहीं आता और हमें बहुत सी बातों पे इतना गुस्सा आता है। अब नए बच्चों को नहीं आता क्योंकि उनको आदत हो गई है, उनको समझ, और हमें समझ आते आते वक्त लग गया क्योंकि हमें बदतमीजी और जेलसी ये सब चीजें हमारे मुंह पे कोई नहीं कभी देखने का मौका नहीं मिलता था। अब देखने को मिलता है, कम मिलता है, लेकिन फिर भी जब होता है तो हैरानगी होती है। ऐसे ही है जैसे एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि अगर खुदा ना खास्ता आप में से कोई भी, आप नौजवान बच्चे हैं, आपके मुंह पे कोई अगर उठा के मिट्टी फेंक दे या कुछ गलत लफ्ज नहीं बोला चाहिए तो फेंक दे, तो आपको एकदम इंस्टेंटली गुस्सा आएगा ना। तो वो एक नेचुरल चीज होती है कि रिएक्शन आता है और वो आया भी। अरे भाई, अच्छा मेरी फ्लाइट एक्चुअली निकल रही है, चले आप टेक योर टाइम। ऑल द बेस्ट, हैव अ सेफ जर्नी और वंस अगेन बहुत ज्यादा सालगिरह मुबारक आपको। थैंक यू खुदा थैंक यू, सब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शी वाज ऑन द एयरपोर्ट एक्चुअली, उन्होंने हमें ऑफ एयर बताया था कि मैं एयरपोर्ट पे हूं, लेकिन फिर भी हमारी रिक्वेस्ट पे आ गई। एंड सच अ यू नो हैप्पी सोल है वो और बहुत ज्यादा ग्रेट हार्टेड काइंड ऑफ विमेन। बहुत ज्यादा हमारी तरफ से सालगिरह मुबारक। भी नंबर हम नहीं बता रहे, बुशरा आपा 17 की होगी आज, हम ये कह देते हैं 17। आगे बढ़ते हैं, हमारा सेगमेंट है मेरा पाकिस्तान हमारे पास, जिसमें आज नेशनल म्यूजियम के बारे में बात हो रही है। नेशनल म्यूजियम के हवाले से बात हो रही है और फैरा फैज बता रही है कि बच्चों को म्यूजियम्स के हवाले से बताना कितना जरूरी है। देखते हैं हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। साइंस और टेक्नोलॉजी बच्चों को समझाना काफ़ी मुश्किल अमल है, ख़ास तौर पर अगर ये सिर्फ किताबों तक महदूद हो। लेकिन अगर इस अमल में साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को ऐड कर लिया जाए तो ये उतना ही इजी और इंटरेस्टिंग हो जाता है। आज मैं मौजूद हूँ नेशनल म्यूजियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में, जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत कुछ है। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं इस म्यूजियम को। प्रमोशन होता है, पहले ये मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है, फिर एक्सट्रीम से मेन पोजीशन, फिर मेन से एक्सट्रीम करता है। क्या यहाँ पर डिस्कशन हो रही है इस पेंडुलम के हवाले से? ये पेंडुलम जो है दुनिया का सबसे बड़ा पेंडुलम है। तो मुझे ये बताओ, जो टीचर क्लास में समझाती थी और आज जब यहाँ पर आपने देखा और आपस में जिस तरह आप लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो टीचर के समझाने से समझ आया था या यहाँ देख के समझ आया? टीचर ने हमें समझाया था, लेकिन इसको देखने के बाद हमें ज़्यादा समझ आ गया कि इससे हमें क्या क्या चीज़ के बारे में पता चलता है। इससे हमें ना टाइम मैयर, डिस्टेंस मैयर, सबके बारे में हमें पता चल जाता है। जबरदस्त। तो यानी बच्चे यहाँ पर जो भी आ रहे हैं वो यहाँ से कुछ सीख के जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसकी डिस्कवरी के बाद हमें किस चीज़ के बारे में
हमें पता चला था? इसकी डिस्कवरी के बाद हमें ये पता चला था कि सन अर्थ के गिर्द नहीं रिवॉल्व करता, अर्थ सन के गिर्द रिवॉल्व करती है। ज़बरदस्त। जी 5 सिलेंडर्स है, उसमें 12 इसको टेस्ट किया गया ना, और ये 1903 में बना था। हाँ, हमने शायद इसको बुक में भी पढ़ा था। मुझे ये बताओ, ये जो इंजन है, आप लोग बड़ी डिस्कशन कर रहे थे इसके ऊपर, ये बेसिकली है क्या और इसको डिज़ाइन किसने किया था? ये रॉकेट इंजन है और इसे चार्ल्स मैले ने डिज़ाइन किया है। और ये फर्स्ट इंजन है? नहीं, इसके 2 टेस्ट्स हुए थे जिनमें से 1 क्रैश हो गया था पूरा, ठीक है। और एक रेड क्रैक हो गया था जो 3 डेज के बाद उसकी दोबारा हिस्ट्री बनी थी। ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताओ आप कि आज आप यहाँ पे आए हो म्यूजियम में, तो यहाँ से आपको क्या कुछ सीखने को मिला है? मोटिवेशनल है यहाँ पे सब कुछ, और एक हमें रॉक कॉल माइन और एक सॉल्ट माइन बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताओ कि ये किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट कंसिस्ट ऑफ शुगर, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ज़बरदस्त। आप मुझे ये बताओ कि डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है? इसका स्ट्रक्चर लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये डबल हेलिक्स फॉर्म, यानी इसकी डबल हेलिक्स फॉर्म होती है। अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी समझा दें, अब बच्चों को क्या समझा रही हैं? जैसे हम बुक्स में तो पढ़ते हैं ना कि इस तरह की स्पीशीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन यहाँ पे जो मॉडल्स बने हुए हैं इनमें पता चलता है डिफरेंट तरह के रॉक्स हैं, डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ हैं जो नीचे एग्जिस्ट कर रही हैं सी व्यू में, तो बच्चों को ज़रा इंफॉर्मेशन मिलती है। जब आप बच्चों को किताबों से पढ़ाते हैं और जब वो यहाँ आके प्रैक्टिकली चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, तो क्या उनका इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई में बढ़ता है? हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक थेरी जो है वो आजकल की जो जनरेशन है वो थेरी से बोर हो जाती है। जो प्रैक्टिकल है वो उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। एक तो उन्हें करने का मौका मिलता है, चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, तो जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट। जो म्यूज़ियम है ये बना कब था? इसका आइडिया कंसीव हुआ था 1965 में, 1974 में इसको पब्लिकली ओपन किया गया। उस टाइम तकरीबन 50 मॉडल्स है जो डिस्प्ले पे थे, और आज तकरीबन 500 प्लस मॉडल्स इस टाइम डिस्प्ले पे मौजूद ये हैं। ओवरऑल म्यूजियम की आप बात कर रहे हैं? जी। चलते हैं, और जो सबसे पहली गैलरी है जब ये म्यूजियम बना था तब की गैलरी, हम वहाँ पे चलते हैं और जानते हैं सर से वहाँ पे क्या क्या है। जी है। ये गैलरी नंबर 1 जो है वो किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है? एनर्जी सेक्शन है यहाँ पे, केमिस्ट्री का है, लेंसेज का है, मैथ सेक्शन है हमारे पास, साउंड सेक्शन है। तो सर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस गैलरी के अंदर क्या है, मुझे वो देखनी है। मैं आपको मैथ सेक्शन में ले चलता हूँ। वहाँ पे एक हमने एग्जिबिट डिस्प्ले पे लगाई हुई है। ठीक है। तो इस मॉडल पे अगर आप आएँ जो पाई की वैल्यू को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि एक सर्कल मौजूद है जिसका रेडियस इंडिकेट किया गया है, ठीक है। और इसमें हमने लिक्विड फिल किया हुआ है। सो बच्चा जो भी हमारा साइंस का बच्चा यहाँ देखने आएगा वो इस लीवर को घुमाएगा और ये लिक्विड जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा स्क्वेयर्स में। सो यू विल सी कि ये जो कंप्लीट लिक्विड इसमें फिल था, एरिया जो कवर हुआ था, ये 3 कंप्लीट फिल हो जाएंगे और इसका 7th पोर्शन फिल होगा। तो इससे बच्चा सीखता है कि हाउ इट इज़ 22/7 और हाउ इट इज़ 3.17। तो इस तरीके से बच्चे को पता चलता है कि ये वैल्यू कहाँ से आई। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये जो म्यूज़ियम है इसको बनाने का बेसिकली मकसद था क्या? एक ही मकसद था जी कि जो साइंस की तरवीज व इशाअत, और जहाँ पे ताकि जो है ना साइंस के मुतालिक बच्चे सीखें और कल को साइंटिस्ट बने और मुल्क तरक्की कर सकें। ज़बरदस्त। सर साइंटिस्ट की आपने बात की, तो मैंने सुना है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यहाँ पर कुछ मॉडल्स आपको गिफ्ट किए थे, वो हैं यहाँ पे? बिल्कुल मौजूद है जी। ये आपके सामने बदर 1 और बदर 2 के सैटेलाइट्स हैं, फिर मिसाइल का मॉडल भी मौजूद है। अरे वाह। मुझे इसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बताएं और क्या खासियत थी इस मिसाइल की? एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है, यहाँ पे बच्चे आके उस चीज़ को सीखते हैं। ठीक है। ये एक पूरा मिसाइल मौजूद है, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता कि इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। आप इसकी ऊपर वाली पिक्चर को अगर आप गौर करें तो इसमें आपको 4 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ फ्यूल इंजन हैं जो जब ये ट्रैवल करता है तो ये फ्यूल इंजन जहाँ पे फ्यूल ख़त्म होता है वो उससे अलग हो जाता है पार्ट, और जब ये खला में पहुँच जाता है तो एट द एंड सिर्फ वो जो आपको मैंने बदर 1 सैटेलाइट जैसे दिखाया जिसमें वो सैटेलाइट होता है, सिर्फ वो पार्ट रह जाता है, और खला में चूँकि फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, जिस फोर्स से ये खला में पुश कर दिया जाता है फिर ये ऑर्बिट में मूव करता रहता है। इस एग्जिबिट की खासियत ये है कि आप इसी जगह पे इस म्यूज़ियम में रहते हुए पूरे पाकिस्तान को विज़िट कर सकते हैं। मुख्तलिफ आपकी जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, माउंटेन साइड है, रिवर साइड है, फोटोआर है, तो इसमें हमने वो नेचुरल इनहेबिटेंट्स दिखाए गए हैं कि कौन से जानवर यहाँ पाए जाते हैं। पहाड़ी इलाके में जो कवा होता है वो ब्लैक कलर का होता है,
और वो यहाँ पे आकर उसकी शेप डिफरेंट हो जाती है, साइज कम हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, ये हमारा फोटो हर सेक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। सॉल्ट रेंज पे आ गए, सॉल्ट रेंज में आ गए। जबरदस्त। तो आप इसमें जानवरों के कलर्स को देखें कि वही जो जानवर वहाँ पे है या परिंदा वहाँ पे है, उसका यहाँ पे आके कलर चेंज हो गया। टोटली जी। आगे हम आ चुके हैं जी ये बलूचिस्तान। हमारा एक बलूचिस्तान जो साइड है ना वो इससे हट के है। आप ज़ियारत मशहूर शहर है। अब ज़ियारत की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पे जूनिपर ट्रीज पाए जाते हैं जो वर्ल्ड में बहुत रेयर हैं। स्विट्जरलैंड में है, एक दो एरियाज और हैं। और इसकी ये होता है कि ये साल में सिर्फ 1 इंच ग्रो करता है। अगर आप इस साइज का ये जूनिपर ट्री देख रहे हैं तो सर इसकी क्या एज होगी? इसकी उम्र सैकड़ों सालों में होगी। सैकड़ों सालों में अभी इसकी इतनी ग्रोथ है सर। और यहाँ पे आप इस उकाब को देखें कि ये इसका साइज कितना बड़ा है। ये उकाब जब हंट किया गया, इस खासियत ये है इस ट्रफ में कि इसको उसी टाइम प्रिजर्व कर लिया गया। आपने आजकल लैपटॉप्स देखे होंगे और बड़े छोटे साइज में देखे होंगे। बिल्कुल। ये हमारा पाकिस्तान का जो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर इंपोर्ट किया गया था IBM का, ये डिस्प्ले पे मौजूद है। आप इसके साइज को चेक करें। वहाँ तक ये कंप्यूटर एक कंप्यूटर है। ये एक कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको आप कह सकती हैं। तो जी देखें कि किस तरह से साइंस जो है वो डे बाय डे तरक्की कर रही है। एक पूरे कमरे में आने वाली चीज आजकल हमारे हाथ में मौजूद है। तो ये है सर, ये आप हमें कहाँ पर ले आए हैं? मिस, ये हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया साल्ट माइन के हवाले से। आप जानती हैं कि खोड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी साल्ट माइन मौजूद है। तो यहाँ हमने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि साल्ट जो है वो कैसे बनता है और कोल माइन से उसको कैसे बाहर लेके आते हैं। ये कोल माइन है, कोयले की कान में है अंधेरा। तो सर क्या यूजुअली भी ऐसे ही अंधेरा होता है कोल माइन? हाँ जी, आपने सॉल्ट माइन को देखा है, लेकिन ये कोल माइन जो होती है ना, ये गहराई में होती है। ये वर्कर्स जो यहाँ पे काम करते हैं ये बेसिकली बहुत रिस्क लेके अपना जान कर काम करते हैं, क्योंकि इसमें कोल जो होता है वो बहुत गहराई में पाया जाता है पहाड़ों में। तो ये बिल्कुल डेप्थ में होता है, जहाँ पे अगर आप लाइट हो भी तो ऐसे लगता है बहुत ज्यादा अंधेरा है। बहुत नेचुरल माहौल है कि मुझे वाकई घुटन भी फील हो रही है, वही वाली कि जैसे मैं जमीन की काफी तह में मौजूद हूँ। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, आज मैंने इस म्यूजियम का आपको विजिट करवाया और यकीन माने कि जो चीज़ें मैंने अपने कॉलेज और स्कूल में पढ़ी थी आज मुझे वो याद हो गई, क्योंकि यहाँ पर आके एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर हमें हैंड ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ पर मेरी अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में डेली बेसिस पर एडवांसमेंट हो रही है, तो उनको चाहिए कि अपने इस म्यूजियम को भी उसी तरह से अप टू डेट रखें ताकि यहाँ पर आने वाले बच्चे नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गई जी। एशिया कप होगा या नहीं, फैसला आज होगा। भारत अपनी हडरमी पर पाकिस्तान कायम है और पाकिस्तान के जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। अगर एशिया कप का मसला हल ना हुआ तो वर्ल्ड कप के बाइकॉट जैसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए चेयरमैन PCB नजम सेठी ने कहा है कि रवा साल सितंबर में एशिया कप पाकिस्तान में होने से मुतालिक जो इजहार ख्याल उन्होंने उस इंटरव्यू में किया और कहा कि एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को नहीं मिलती तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। ACC ने पीर तक जवाब देने का कहा है, यानी आज के दिन। और चेयरमैन PCB ने यह भी कहा कि PCB जो टीम है उसको कहा गया है कि एशिया कप पाकिस्तान के बगैर होने की सूरत में 3 मुल्क की सीरीज का एहतमाम करेगी। बिल्कुल, PCB अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। उम्मीद ये करने की जरूरत है कि पेशकश नहीं आएगी और तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी। नजम सेठी साहब ने मजीद भी इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि हम भारतीय टीम को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर वर्ल्ड कप पे उन्हें यह जिम्मेदारी उठाना होगी। अगर भारतीय टीम लाहौर, रावलपिंडी या कराची में खेलने के लिए रजामंद है तो हमें भी कोलकाता, अहमदाबाद या चेन्नई में खेलने पर कोई एतराज नहीं है। इससे कबल एशिया कप 2023 के तनाज़े पर PCB ने लचक दिखाते हुए जो हाइब्रिड मॉडल है वो पेश किया था और हमने इस पर बात भी की थी। इसके तहत चेयरमैन साहब ने एशिया कप के सिर्फ पहले राउंड के मैचेस पाकिस्तान में करने का मुतालबा किया था और तजवीज़ दी थी कि जो राउंड 1 के 4 मैचेस हैं वो पाकिस्तान में करवा लें और एशिया कप के जो राउंड 2 मैचेस हैं बशमूल फाइनल वो बेशक आप UAE में करवा लें। जबकि पाकिस्तान जो एशिया कप का फाइनल है वो अरब अमारात में करवाने पर रजामंद हो गया था। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के ग्रांट ब्रैडबर्न ने 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच उनको मुकर्रर कर दिया गया है। इनके हवाले से आपको बताएं कि हाल ही में जो खत्म होने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज है इसमें कौमी टीम के कंसल्टेंट थे और अब बाकायदा तौर पर उनको हेड कोच की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। बिल्कुल इसी हवाले से
बात करते हैं, हमारे साथ सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद है। अवैस, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग। ये जो एशिया कप का मामला है, आज इसका जो के लिए फाइनल एक फेज है जिसमें पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल बनती है। हमने तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई थी, नजम सेठी साहब ने एक मॉडल भी पेश किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया की जानिब से एज यूजुअल वो हरदर्मी दिखाई गई और वो अभी तक अपने स्टांस के ऊपर बज़िद है। क्या लग रहा है आपको, क्या सूरत हाल बन सकती है एशिया कप को लेकर? जी अस्सलाम वालेकुम। टेंस सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि आपको पता है आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर फैसला होना कि एशिया कप जो उनसे पाकिस्तान में खेला जाएगा नहीं खेला जाएगा। अगर मैं बात करूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो मुझे भी खबर थी, यहाँ तक नजम सेठी साहब की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, तो ये थी कि जैसे आपने भी कहा इंट्रो में कि जो हाइब्रिड मॉडल है जिसके अंदर हम लोग जो इनिशियल मैचेस हैं, जो कि एक मैच आप कर लें कि हम लोग पाकिस्तान में खेले थे, बाकी हम लोग दूसरे वेन्यूज पे खेले थे, जिसमें काफी आपके जो नेशंस हैं उन्होंने मुखालफत की है, चाहे वो श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश ने तक मुखालफत की है इस चीज के बारे में। देखिए एक चीज तो क्लियर स्टांस है यहाँ पर कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो बाकी मामलात हैं, जो कि आपने देखा होगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी कहते हुए कि जी हम तो पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन दी पॉलिटिकल जो हमारे मामलात हैं कि वो अलाउ करते नहीं करते। यहाँ पर फिर स्टेटमेंट्स आना बार बार बीसीसीआई की तरफ से कि जी वर्ल्ड कप में जो मर्जी हो जाए पाकिस्तान यहाँ पर खेलने आएगा। दो इसमें पहलू हैं जो कि आपको भी एक चीज रियलाइज करनी है, वो ये है कि एशिया कप और जो वर्ल्ड कप है दोनों डिफरेंट इवेंट्स है, क्योंकि एसीसी एक को हेड करता है, एक को आईसीसी हेड करता है। आईसीसी इवेंट्स के अंदर आपकी जो शिरकत है वो जरूरी क्योंकि होती है, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वाला मामला है। एसीसी भी जरूरी है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी केस स्टडी, अगर इंडिया को मसला है सिक्योरिटी का, इंडिया को किसी और चीज का मसला है, मुझे खुद समझ में नहीं आती जब आपकी हर चीज यहाँ पर अवेलेबल है। न्यूजीलैंड यहाँ खेलने आई, यहाँ पर इंग्लैंड खेलने आई, बाकी मामला मुल्क खेलने यहाँ पर है, तो किस चीज का सिक्योरिटी कंसर्न आपको नजर यहाँ पर आता है? सेकेंडली जो स्टांस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग और रिजिड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर वो रहना भी चाहिए कि यार अगर आप पाकिस्तान नहीं आ सकते खेलने एशिया कप का, आप बाइकआउट करते तो हम वर्ल्ड कप तक का बाइकआउट करेंगे, ये स्टेटमेंट आई हुई है। वैसे इन केस अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती है, क्या इसका डोमेस्टिक और ये एशिया कप जो है ये न्यूट्रल वेन्यू पे चला भी जाता है, इसका क्या हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को नुकसान होगा जो रिवाइव हमने की थी इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर? 120% होगा, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में एक बात की थी कि जितनी क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है तो कहीं ना कहीं जब बड़ी टीम्स जब आती हैं बड़े टूर्नामेंट्स खेलने के लिए तो साइड मैचेस खेले जाते हैं पाकिस्तान शाहीन्स के साथ या पाकिस्तान ए टीम्स के साथ, जहां से डोमेस्टिक के लड़के परफॉर्म करके पाकिस्तान टीम के लिए आते हैं। सेकेंडली सबसे बड़ा आपका जो इशू होता है वो रेवेन्यू का होता है। आपके राइट्स पे पाकिस्तान को ठीक ठाक अपना जो सा नुकसान उठाना पड़ेगा, आपके रेवेन्यू पे नुकसान आपको उठाना पड़ता है। जो हाइब्रिड मॉडल है इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको पेश किया था कि थोड़ी बहुत लचक देखें। ठीक है। अच्छा अगर इंडिया एशिया कप के अंदर नहीं आता या एशिया कप हस्बे मंशा नहीं होता तो एशिया कप कंपैरेटिवली एक छोटा ब्रांड है, एक छोटा टूर्नामेंट है, लेकिन अगर वर्ल्ड कप आईसीसी पाकिस्तान उसका बाइकआउट करता है तो वो कंपैरेटिवली एक ब्रांड है, लेकिन इसका रेवेन्यू पाकिस्तान का है, उसका रेवेन्यू इंडिया का है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एंड इन टर्म्स ऑफ क्रिकेटिंग स्पिरिट किस टूर्नामेंट का ज्यादा नुकसान है और किस टीम को ज्यादा, इंडिया को या पाकिस्तान को, इनकेस अगर बात बाइकआउट पे ही चली जाती है? देखिए इमरान भाई, अगर आप बात करें ना, अगर फाइनेंशियली अगर आप बात करें तो ये चीज रियलाइज करनी पड़ती। ठीक है कहीं ना कहीं हमारी गुस्सा भी है, बाकी मामला हम राइट पॉइंट पे खड़े हैं, लेकिन फाइनेंशियली ऑब्वियसली हमें ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि उनका क्रिकेट बोर्ड ज्यादा पावरफुल है, वो आपको भी पता है इस बारे में। अगर आप रेवेन्यू देखें इस वक्त जो आईसीसी ने जो जनरेट किया 2023 से लेकर 25 तक, तो उसमें 51% जो है वो इंडिया को जा रहा है क्रिकेट बोर्ड को, और बाकी जो है पाकिस्तान को भी अच्छी अमाउंट जा रही है कंपेयर टू डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड। 33 या 35 के करीब है जो परसेंटेज जाएगी पाकिस्तान को, लेकिन ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होता है। एक बात मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँ, देखिए एसीसी छोटा टूर्नामेंट नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल है। दैट मींस कि जो एशिया कप जीतता है वो एशिया का जायंट करार देता है, और एशिया बेसिकली जो टीम्स हैं वो आपको पता है एज कंपेयर टू, अगर मैं बात टॉप 3 में से 2 एशियन है, पाकिस्तान और इंडिया। और चाहे मैं बात करूं आपको पाकिस्तान जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल आपको पता है आईसीसी से ज्यादा अमीर है क्योंकि इंडिया यहाँ पर है, बाकी यहाँ पर वो ज्यादा अमीर है। कहीं ना कहीं आईसीसी को भी ये चीज दिमाग में रखनी पड़ती है कि यार ये जो 2 जायंट्स अगर ये नहीं खेलते, मैंने आपको पहले भी कहा था कि स्पॉन्सर से भी धमकी आ चुकी है कि भाई अगर ये नहीं खेलते तो हम स्पॉन्सरशिप से हट जाएंगे, क्योंकि जो अगर आईपीएल वहां पर हो रही है तो आपको अगर एयर टाइम की मैं बात करूं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एयर टाइम जो है एक बॉल का 1 लाख कुछ रुपया पे किया स्टार स्पोर्ट्स ने, तो आप सोचें कितनी बड़ी जनरेट जो है वो पैसे यहाँ पर स्टार स्पोर्ट्स बना रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलता इतना बड़ा नुकसान होता है इस चीज को, खास करके देखिए क्रिकेट को है, क्रिकेट लवर्स को है, मुझे समझ में नहीं आती हमेशा क्रिकेट या स्पोर्ट्स की बात कर लूं उससे नजदीकियां बढ़ाई हैं किसी भी मुल्क के अंदर जो भी इशू बने रहे हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लेके आना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इतनी लचक दिखा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेचारा खुद फैसला कर रहा है कि चलो हाइब्रिड मॉडल पे यहाँ पर आके खेलो, लचक दिखा रहा है, तो व्हाई नॉट फ्रॉम इंडियन क्रिकेट काउंसिल? मुझे समझ में नहीं आ रही, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि यार डज आईसीसी स्टैंड फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल?
क्योंकि हर चीज इंडिया जो कहता है आईसीसी करता है बिल्कुल। और उसका ऑब्वियसली हमें पता है कि उसके इंटरेस्ट क्या है और पॉलिटिक्स बीच में आती है। अवैस, दूसरी जानिब इन द एंड हम जरूर चाहेंगे जो न्यू हेड कोच आए हैं ये न्यूजीलैंड के ग्रांट ब्रैडबर्न, इनके हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तानी टीम के कोच आए हैं और फॉरेन कोचेस के हवाले से ऑलरेडी कुछ कंसर्न्स भी होते हैं, कुछ लोग फेवर में भी होते हैं। सो हाउ डू यू सी दैट? देखिए, एक चीज तो मुझे पता है कि पाकिस्तान टीम का जो भी कोच बेचारा बन जाए रगड़े में जाता है, उसको रगड़ते तो सारे पकड़ के, क्योंकि उस सिचुएशन ही ऐसी है। पाकिस्तान टीम को कोच करना हमेशा कहते हैं आपको थोड़ा बहुत ना रिजिड होना पड़ता है, अक्कड़ दिखानी पड़ती है, कि आंखें दिखानी पड़ती हैं प्लेयर्स को भी, यहाँ तक के जो भी मामला होते हैं। मेरी हमेशा एक कंसर्न रहा है, वो ये रहा है कि वट एवर द कोच इज हेड कोच, लेकिन उसके साथ वो बंदा होना चाहिए जिसको बेसिक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का पाकिस्तान का पता हो, उसको पता हो कि नीचे कौन सा लड़का परफॉर्म करे, नीचे ग्रास रूट लेवल की मैं बात कर रहा हूं। मेरा हमेशा से सवाल रहा है, ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी कुछ इश्यूज हैं कि अंडर 19 कोचेस को ज्यादा पे नहीं वगैरह करते, बाकी मामला आते हैं। जब आप अंडर 19 के लेवल पे खेल रहे होते हो, जो लड़के आज परफॉर्म कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, देखें जब उनके साथ आप यूनुस खान, शुएब अख्तर, एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, जो बड़े नाम आपके लेजेंड्स रहे हैं, जब उनको आप जोड़ते हो ना, वो एक रोल मॉडल होता है। जो बच्चा उस वक्त एज पे होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने इसकी तरह रोल मॉडल हूं, अगर ये पेस बैटरी था, ये तेज तरीन दुनिया का बॉलर था, तो मैंने उसकी तरह बनना है। मैंने एक अपना जो स्ट्रॉन्ग जोन है, जो भी यूनुस खान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मैंने उसकी तरह बनना है, उसको कॉपी करना है। वहां पर वो स्टेज उसकी बिल्डिंग होती है। मुझे आज तक समझ में नहीं आती, जो हमारे बड़े नाम है, जो हमारे रिस्पेक्टेड जो बड़े नाम है, क्रिटिसाइज नहीं कर रहा उनको, मसला के अंडर 19 के साथ काम करते हुए यार, जहां से ग्रूमिंग स्टेज होती है। सबसे बड़ा एग्जांपल देखें, चाहे मैं राहुल द्रविड़ की बात करूं, आपको अंडर 19 के सारे लड़के अब इंडिया में खेल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आती आखिर हमारे प्लेयर्स को मसला किस चीज का है यार? ब्रांडिंग का मसला है, मार्केटिंग का मसला है। वो आपको टेक्निकली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको कहीं ना कहीं अभी चीजें सोचनी पड़ेंगी। जो ब्रैडबर्न को आप लोगों ने 2 साल का कोच लगाया, ही इज अ गुड कोच, जिस तरीके से वो परफॉर्म करता हुआ है, लेकिन कुछ मामलात यहाँ पर फिर वही है कि मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ कि ठीक है वैस को आप लेके आते हो। राइट टाइम हमारा खत्म हो गया। वैस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनालिसिस। शुक्रिया। सैयद अवैस वाज विद अस एंड वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। देखें क्या खबरें आती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक हार्ड स्टैंड दोबारा लेना पड़ेगा एंड आई स्टैंड बिहाइंड क्रिकेट बोर्ड। अगर इंडिया नहीं आता तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स प्ले दैट वे। ब्रेक लेते हैं।